नमस्कार दोस्तों, इस समय ताइवान लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। जब से अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया है, तब से चीन और ताइवान के बीच तनाव लगातार बढ़ते हुए दिख रहा है। ताइवान कहता है कि चीन हमारी धरती पर हमले के लिए साजिश रच रहा है, वो युद्ध अभ्यास करके हमें डराना चाहता है। तो वहीं इन सब के बीच ताइवान की चर्चा कर उनके परतंत्र से स्वतंत्र होने की बात भी सब जानना चाहते हैं। अब आपके मन में भी उत्सुकता बढ़ रही होगी, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि कैसे सबसे बुरे दौर में था ताइवान और उस दौर को जिसने व्हाइट टेरर के नाम से जाना जाता है। आपको इस वीडियो में ताइवान के सबसे दर्दनाक इतिहास के बारे में भी बताएंगे कि व्हाइट टेरर क्या है, उस समय ताइवान में क्या हालत थे और अब भी चीन ताइवान पर क्यों कब्जा करना चाहता है। तो बता दें कि ताइवान के इतिहास में 28 फरवरी बहुत अहम तारीख है। मौजूदा समय में इस दिन ताइवान में राष्ट्रीय अवकाश होता है। इस दिन ताइवान में राष्ट्रीय शोक रहता है। ये वही तारीख है जिसे 228 नरसंहार के रूप में जाना जाता है। एक ऐसी घटना जिसके बाद ताइवान ने अपने सबसे बुरे दौर को देखा है, जिसे व्हाइट टेरर के नाम से भी जाना जाता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर क्यों ताइवान में हुआ था 228 नरसंहार। तो आपको ये समझना होगा कि कहानी शुरू होती है साल 1895 से। यह वो दौर था जब ताइवान जापान का उपनिवेश हुआ करता था। उपनिवेश का मतलब होता है एक कॉलोनी, यानी किसी राज्य के बाहर की वो दूरस्थ बस्ती जहां उस राज्य की जनता निवास करती है। अब साल 1945 तक इस पर जापान का कब्जा बना रहा, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में जापान को मिली हार के बाद जापान ने इस उपनिवेश को छोड़ दिया और चीन की कुओमिंतांग सरकार का ताइवान पर शासन हो गया। बस फिर क्या था, इस नई सरकार के अधिकारी आम लोगों की निजी संपत्ति को जब्त करने लगे थे। ताइवान में सत्ता का दुरुपयोग शुरू हो गया था। ताइवान के लिए कोई भी व्यवस्थित आर्थिक नीति नहीं थी। यहां तक कि ताइवान के स्थानीय लोगों को भी नए शासन में राजनीतिक भागीदारी से बाहर रखा जाता था। इतना ही नहीं, उन पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगा दिए गए। इन्हीं प्रतिबंधों में से एक सिगरेट के व्यापार पर लगा प्रतिबंध भी था और ताइवान के 228 नरसंहार के पीछे ये प्रतिबंध ही था। बता दें कि ये कहानी ताइपे की एक छोटी सी दुकान से शुरू हुई है, जहां कुछ अधिकारियों ने एक महिला को बिना अनुमति के सिगरेट बेचने का आरोप लगाकर पकड़ लिया। इसके बाद अधिकारियों ने महिला की पिटाई कर दी। इस दुकान पर शुरू हुई इस छोटी सी लड़ाई का आग ऐसे चिंगारी बढ़कर भटका कि वो अभी तक चल रहा था। महिला की पिटाई से तनाव इतना बढ़ गया कि अधिकारी ने अपनी बंदूक निकालकर भीड़ पर गोली चला दी। इससे एक शख्स घायल हो गया, जिसकी अगले ही दिन मौत हो गई। उस दिन 28 फरवरी 1947 की तारीख थी। इस घटना के बाद ही ताइवान में व्हाइट टेरर का दौर शुरू हो गया, जो ताइवान के लिए आज भी एक काला दिन है। आपको बता दें कि 28 फरवरी को हुई मौत ने लोगों के विद्रोह की आग को इतना बड़ा कर दिया कि घटना के विरोध में पूरे देश में प्रदर्शन और हड़ताल होने लगी। लोग ताइपे के जोंगशान पार्क में जमा हो गए। भीड़ ने ताइपे रेडियो स्टेशन पर भी कब्जा कर लिया। रेडियो स्टेशन से 28 फरवरी की घटना की जानकारी प्रसारित कर दी गई। हत्या के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने टोबैको मोनोपोली ब्यूरो के मुख्यालय तक मार्च कर लिया और प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि हत्या करने वाले एजेंट्स को सजा मिले। लेकिन जैसे ही प्रदर्शनकारी की भीड़ गवर्नर जनरल चेन ही के कार्यालय की तरफ बढ़ी, तो सरकार ने बलपूर्वक इस विद्रोह को दबाने की कोशिश की और गार्ड्स ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। अब इसके बाद हिंसा का ऐसा चक्र शुरू हुआ कि हजारों ताइवान के लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद ही अगले 38 साल तक ताइवान में मार्शल लॉ लगा रहा। यही वो दौर था जिसे व्हाइट टेरर पीरियड के नाम से जाना जाता है। अब इस दौर में सभी तरह के सार्वजनिक समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। जो भी इस नियम का उल्लंघन करता, उसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया जाता था। अब जानकारी के लिए आपको बता दें कि 228 नरसंहार के दौरान हुई मौत और लापता हुए लोगों का कोई भी निश्चित आंकड़ा नहीं मिल पाया है। सरकार ने कभी भी इससे जुड़ा कोई भी आंकड़ा जारी ही नहीं किया। अलग अलग अनुमानों में 10,000 से लेकर 30,000 लोगों के मौत का अनुमान लगाया जाता है। अब इस दौरान अनगिनत लोग ऐसे भी थे जो लापता हो गए थे, जिनका सालों तक कोई भी अता पता नहीं था। अब कहा जाता है कि 1949 से 1992 के दौरान कम से कम 12,000 लोगों को विरोध करने पर मार दिया गया था और यह ताइवान के इतिहास का सबसे दर्दनाक हिस्सा था।
अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ताइवान में लगा मार्शल लॉ कब और कैसे खत्म हुआ और मार्शल लॉ है क्या। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि मार्शल लॉ एक ऐसा लॉ है जिसके दौरान सरकार के खिलाफ लिखना बोलना एक अपराध माना जाता है। इस लॉ के अंदर कोई भी सरकार के विरोध में आवाज नहीं उठा सकता था। साल 1949 में लगा मार्शल लॉ 1987 तक जारी रहा। गौरतलब है कि 1949 में कम्युनिस्टों द्वारा मुख्य भूमि पर गृह युद्ध जीतने के बाद ताइवान और चीन अलग अलग हो गए थे, जब से ताइवान एक स्वतंत्र देश बन गया। फिर 15 जुलाई 1987 को अमेरिका एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी संस्थाओं के बाहरी दबाव और मार्शल लॉ का विरोध कर रहे स्थानीय लोगों के दबाव में सरकार ने मार्शल लॉ को तो हटा दिया। मार्शल लॉ हटने के 5 साल बाद 1992 में सरकारी सुरक्षा कानून में संशोधन करके इसे अपराध की श्रेणी से ही हटा दिया गया और इसके बाद ताइवान के लोगों को असल मायने में अपने विचार रखने और बोलने लिखने की आजादी मिल गई। अब आपको ताइवान के मौजूदा हालात के बारे में बताते हैं कि इस समय ताइवान को एशिया के सबसे स्वतंत्र लोकतांत्रिक देशों में से एक के रूप में पहचाना जाता है। ताइवान के लोगों को अपने राष्ट्रपति का चुनाव करने, वास्तविक लोकतंत्र का अभ्यास करने का अधिकार है। ताइवान का मीडिया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ समाचारों की रिपोर्ट कर सकता है और जिस पार्क से विद्रोह की शुरुआत हुई थी उसे अब 228 मेमोरियल पार्क बना दिया गया है। तो वहीं ताइपे रेडियो स्टेशन को अब ताइपे 228 मेमोरियल म्यूजियम के रूप में भी जाना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि चीन ने ताइवान को लेकर युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर दी। तो बता दें कि 1945 में जब जापान का शासन ताइवान से हटा तो ताइवान चीन का हिस्सा बन गया। उस वक्त चीन में चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी का शासन हो गया था। 1949 में चीन गृह युद्ध के दौरान केएमटी को कम्युनिस्ट पार्टी से हार का सामना करना पड़ा। अब 1 अक्टूबर 1949 को सीपीसी ने पीपुल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना की स्थापना की। चीन पर कम्युनिस्ट पार्टी का राज हो गया। केएमटी के नेता ताइवान आ गए, यहीं से सरकार चलाने लगे। 1949 से 1987 तक केएमटी ने मार्शल लॉ के तहत ही ताइवान पर शासन किया। इस दौरान केएमटी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनयिक असफलताएं मिली। इसकी वजह से आरओसी को संयुक्त राष्ट्र का सीट खोना पड़ा। अमेरिकी द्वारा 1970 के दशक में सीपीसी के नेतृत्व वाले पीपुल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना को राजनीतिक मान्यता देना भी पड़ा और इसमें वो शामिल भी था। वहीं चीन की कम्युनिस्ट सरकार लगातार ताइवान को अपना हिस्सा बताती रही। केएमटी इस वक्त ताइवान की मुख्य विपक्षी पार्टी है। वहीं देश में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी का शासन है। एक समय पर ताइवान चीन का हिस्सा था, जिसके चलते आज के समय में चीन एक बार फिर से ताइवान पर कब्जा करना चाहता है और युद्ध जैसी स्थितियां पैदा कर रहा है। तो आपको हमारी ये रिसर्च कैसी लगी? यदि अच्छा लगा हो तो अपने पड़ोसियों, दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच इसको शेयर करना ना भूलें। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको हमारे चैनल पर प्रसारित हो रही हर एक खबर सबसे पहले मिल सके। शुक्रिया।